प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब मैंने जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मेनली हम बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न अर्थात बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो चुका है 21,391 पोस्ट पे 21,391 पोस्ट पर। वो जो एग्जाम आपका हुआ था 7 अगस्त अर्थात 7/8/2024 को एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे अर्थात कुल 100 प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में मेनली हम करेंगे। यदि आपको बिहार पुलिस का एग्जाम देना है इस बार में, जो आपका वैकेंसी आया है 19,838 पोस्ट पे, यदि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 110% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए। या फिर आप यदि किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जरूर अर्थात 110% आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए। आपको हद तक एग्जाम में अच्छा पकड़ मिल जाएगी, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगी। प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, ऑप्शन बी निजी हित याचिका, ऑप्शन सी जनहित याचिका और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो प्यारे साथियों, 1980 के दशक में जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को पहुंच बढ़ाने के लिए इसी तंत्र का उपयोग किया था अर्थात जनहित याचिका का प्रयोग किया था। तो प्यारे साथियों, जनहित याचिका को इंग्लिश में PIL भी कहते हैं। PIL का फुल फॉर्म की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। और प्यारे साथियों, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पे कुल मिला के अभी 2025 में बात करें तो 33+1 के थ्योरी पे चलता है। अर्थात 33 जो होगा आपका न्यायाधीश होगा और 1 जो होगा मुख्य न्यायाधीश होगा अर्थात CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम का प्यारे साथियों एक अपना मुख्य न्यायाधीश था अर्थात सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम था PN भगवती, जिसे प्यारे साथियों जनहित याचिका का जनक भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। प्यारे साथियों, हमारे देश अर्थात प्यारा सा देश भारत है। यहाँ पे यदि कोई भी कानून बनेगा सबसे पहले लोकसभा में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा साथियों? लोकसभा में पहुंचेगा, फिर राज्यसभा में पहुंचेगा और उस पर जो मुहिम होता है अपना अर्थात राष्ट्रपति होता है, उसका सिग्नेचर होने के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक, तो जो अपना देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है प्यारे साथियों, वो राष्ट्रपति के पास होता है। और जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, इन तीनों का संयुक्त रूप प्यारे साथियों संसद कहलाता है। यदि हम संसद की बात करें तो ये आर्टिकल 79 में है और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। प्यारे साथियों, जो वार्षिक वितरण या फिर वार्षिक वित्तीय वितरण है, इसे याद रखिए कि इसे बजट भी कहा जाता है। और प्यारे साथियों, ये बजट का काम सबसे पहले जो होती है राष्ट्रपति के पास रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ऑप्शन 4 है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ और राज्यों के बीच, या फिर राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, या फिर जनहित मामलों का राष्ट्रपति को सलाह देना। तो प्यारे साथियों, इसका सी आंसर हो जाएगा संघ और राज्य अर्थात केंद्र और राज्य की चर्चा, या फिर राज्यों और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। सोवा रिग्पा, सोवा रिग्पा क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन A B C D। हिमालय का पारंपरिक नृत्य, मेघालय का जनजाति, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, या फिर अंडमान की जनजाति। प्यारे साथियों, ये 5 का सही आंसर हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। ये प्यारे साथियों सोवा रिग्पा जो है वो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ये पहले से भी चलते आ रहा है। अर्थात प्यारे साथियों, यदि हम बात करें ये सोवा रिग्पा का, तो सोवा रिग्पा का अर्थ होता है साथियों उपचार का ज्ञान। क्या होता है? याद रखना है, सोवा रिग्पा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है उपचार का ज्ञान। ये भी याद रख सकते हैं साथियों। ये साथियों ये भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित पहले से है। तो सोवा रिग्पा क्या है? कह सकते हैं उपचार का ज्ञान है, अर्थात ये हिमालय के क्षेत्र में ज्यादा पारंपरिक रूप से फैला हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आपके सामने ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। प्यारे साथियों, ये शुरुआत किया था या फिर उद्घाटन किया था कोलकाता में किया था। और किस नदी पे प्यारे साथियों? कोलकाता में अर्थात पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है? वहां पे बहती है प्यारे साथियों आपका हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। गोलकीपर के रूप में
प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार या फिर हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड। तो प्यारे साथियों, गोलकीपर के रूप में सर्वोच्च या फिर अच्छा प्रदर्शन के लिए वो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपको बता दें ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। यदि कोई भी खेल भारत में होती है उसमें आप यदि उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो फिर आपको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस ध्यानचंद पुरस्कार को पहले प्यारे साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता था। याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? प्यारे साथियों, नहीं को अच्छे से देखना है क्योंकि किसी क्वेश्चन में यदि आप नहीं देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन है, जीसेट, एडुसेट, हेमसेट, जुगनू। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका जुगनू, ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जो तीनों आपका है ए, बी, सी, ये भू अस्थायी उपग्रह है। और प्यारे साथियों ये जो जुगनू है इसे प्यारे साथियों नैनो सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब उपग्रह साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सामा चकेवा। प्यारे साथियों ये जो सामा चकेवा ये बिहार में फेमस एक त्योहार है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, किसके? प्यारे साथियों जो सामा चकेवा ये भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? प्यारे साथियों ताजमहल का जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, उस्ताद अहमद लाहौरी। और प्यारे साथियों इस ताजमहल के बारे में एक ये भी याद रखना है, ये जो ताजमहल बना है इसका डिजाइन कौन किया था? तो याद रखना है उस्ताद ईसा। उस्ताद क्या रखना है? उस्ताद ईसा। ये ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था, DESIGN। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 साथियों। 11 है आपका, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का? प्यारे साथियों राजगिरी, जिसे अब प्यारे साथियों राजगीर भी कहा जाता है। वो कहाँ का निवासी था? राजगीर या फिर राजगिरी का था। और प्यारे साथियों ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और कहाँ पे? मगध में। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। किसका संस्थापक था? मगध में हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो या 13 हो या 14 हो, ठीक है। ये प्यारे साथियों हिंदी से था, एक बड़ा सा गद्यांश था, उसको हम छोड़ दिए, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 को डायरेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, राज्य में विधान परिषद की संख्या अर्थात सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है कौन सा? प्यारे साथियों जिस प्रकार अपना संसद में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब केंद्र में आपको लोकसभा दिखने को मिलेगा और राज्यसभा दिखने को मिलेगा, उसी प्रकार प्यारे साथियों भारत में कुल मिला के 6 राज्यों में आपको इसी प्रकार का संसदीय प्रणाली दिखेगा। अर्थात आपको राज्य विधानमंडल भी दिखेगा, राज्य विधानमंडल और विधान परिषद देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 6 विधान परिषद है भारत में, कुल 6 राज्यों में। आपका वो राज्य हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, याद रख सकते हैं। बिहार के बगल में यूपी हो जाएगा और नीचे आ जाइएगा तो महाराष्ट्र दिखेगा, कर्नाटक दिखेगा और इस साइड आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तेलंगाना दिखेगा, सॉरी। ये 6 राज्य में प्यारे साथियों केंद्र की तरह संसदीय प्रणाली राज्य में भी है। तो इसी में पूछा जा रहा है कि जो राज्य विधान परिषद है, और ये याद रख लीजिएगा कि जो बिहार में विधान परिषद की सीट है वो 75 है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, ये 6 नाम याद रखिएगा। ये 6 जो राज्य है किस किस राज्य में विधान परिषद है, अर्थात बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो और लास्ट तेलंगाना हो। ठीक, और बिहार में कुल 75 याद रखना है राज्य विधान परिषद की सदस्य की संख्या की सीट है। अब देखिए राज्य में विधान परिषद सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान पूछा जा रहा है साथियों। राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या के 3/4, सॉरी प्यारे साथियों 3/4 नहीं होती है, याद रखना जो आपका राज्य विधानसभा में या विधानमंडल में जो सीट होती है उसका 1/3 होती है। तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के बारे में इतना ही याद रखना है, जिस प्रकार केंद्र में आपको 2 चलती है संसदीय प्रणाली, उसी प्रकार राज्य में भी चलती है। कई राज्य में कुल राज्यों की संख्या पूछे तो 6, कौन कौन पूछे थे 6 का नाम बता दिए, और बिहार के बारे में पूछे तो कुल मिला के 75। और कितनी सदस्य की संख्या होनी चाहिए? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16।
संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो याद रखना है प्यारे साथियों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुई थी, और प्रथम बैठक जो हुई थी प्यारे साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए या फिर पारित हो। प्यारे साथियों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का हो, यदि दोनों में से किसी को हटाना है तो सबसे पहले प्यारे साथियों इसके लिए लोकसभा में बिल लाया जाएगा और राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 साथियों आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करती है? तो प्यारे साथियों वो गैस होगी आपको हाइड्रोजन H2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? याद रखना वो इमल्सन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, आयरन जिसको लोहा कहते हैं का परमाणु प्रतीक क्या है? प्यारे साथियों परमाणु प्रतीक है Fe। Al किसका है? एल्युमिनियम का। प्यारे साथियों और ये लोहा जो है उसको परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सा है? याद रखना है साथियों, संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? किसमें? जल में। Sp, Sp2, Sp3 या फिर DsP2। 21 का सही आंसर प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा Sp3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप के स्केच रिपोर्टार्च के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए। प्यारे साथियों जो यूरोप के स्केच हैं अर्थात रिपोर्टाज के लेखक कौन हो जाएंगे? राहुल सांस्कृतायन, या फिर राम कुमार, या फिर निर्मल वर्मा, या फिर मोहन राकेश। 22 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राम कुमार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 23 ये हिंदी का है। सूची 1 में आपको मुहावरा दिया गया है और सूची 2 में मुहावरा का अर्थ दिया गया है, मिलाना है। प्यारे साथियों छाती पर मूंग डालना मतलब साथ रहकर क्या करना? परेशान करना। 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना धैर्य पूर्वक कष्ट सहना मतलब बी का 1 हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, सी का 3 हो जाएगा। और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना मतलब 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समाविग्रह सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है? राजसभा राजा के लिए सभा बिल्कुल प्यारे साथियों पहला ही गलत है। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा बिल्कुल सही है। ऋण से मुक्त ऋण मुक्त बिल्कुल। सेना नायक मतलब सेना का नायक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपके सामने ये रहा, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, वो प्यारे साथियों हो जाएगा जेई पुरपुंजय, बायोलॉजी का प्रश्न है। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? वो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरम कायमा। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? भोजन को प्यारे साथियों जो अपना पेड़ पौधा होता है वो पेड़ पौधा भोजन को अपना पत्तियों में जमा रखता है और पत्तियों में भोजन प्यारे साथियों स्टार्च अर्थात मंड के रूप में जमा रखता है। और लिपिड जो होती है प्यारे साथियों लिपिड 3 प्रकार का होता है, हरित लवक हो, बर्नी लवक या फिर और अबर्णी लवक। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हरे पेड़ पत्ती अपना भोजन जो तैयार रखता है या फिर बना के रखता है स्टार्च के रूप में। और कहाँ पे बना के रखता है? किचन में नहीं, कहाँ पे? पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे? याद रखना है प्यारे साथियों सिर्फ 1645। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो कब पारित हुआ प्यारे साथियों? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो प्यारे साथियों 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2021, 22, 23, 24। 30 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 2023 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साथियों आपके सामने ये रहा प्रश्न, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? जो प्यारे साथियों पादप कोशिका होता है अर्थात पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है उसमें क्या नहीं होता है? उसमें तारक कायने होता है अर्थात सेंट्रोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों 32,
प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी बहुविभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करते हैं, या फिर हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्पीड़न हो जाते हैं। 33 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर साथियों आपके सामने ये रहा, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें चार ऑप्शन नंबर ए लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। ऑप्शन सी लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर रहता है या करता है। ऑप्शन डी दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। 34 का सही आंसर सबसे सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो प्यारे साथियों 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान काल। 36, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग? स्वागत प्यारे साथियों पहले संधि विच्छेद करेंगे, सुजोड़ आगतम, तो सु किस में होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, अर्थात सु उपसर्ग जो है स्वागतम में है। 37 नंबर साथियों, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, मतलब कौन संगत नहीं है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास गलत प्यारे साथियों, अविश्वास नहीं, इसका हो जाएगा अंधविश्वास, पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, गायों को पालने वाला गौपाल बिल्कुल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक बिल्कुल, किए गए उपकार को मानने वाला कृतक, तो प्यारे साथियों इसमें कौन सा गलत है, मतलब असंगत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा माटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? ग्लोबल क्वेटा हेलीकॉर्प, या फिर हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, या फिर हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड, या फिर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। थोड़ा सा ONGC के बारे में जान ले प्यारे साथियों कि ONGC की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों ONGC की स्थापना जो हुई थी अपना 15 अगस्त से एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1956 को हुई थी। और प्यारे साथियों ONGC जो है ये महारत्न कंपनियां हैं। किसी एक वीडियो में प्यारे साथियों टोटल महारत्न कंपनियों के बारे में बता देंगे ये क्या होती है नहीं होती है। बस अभी याद रखना है कि ONGC जो है इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई है और ये एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 40, 40 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? प्यारे साथियों वो है बिहार, और कितना 1106 साथियों। और सबसे अधिक सबसे कम पूछे तो वो हो जाएगा 17, और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में आपका, जिसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। जिसे पहले प्यारे साथियों क्या कहा जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा 41 नंबर, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये करंट अफेयर का था प्यारा साथियों, उस टाइम ये किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट 42, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? तो वो प्यारे साथियों था मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार की किस जिले में थी? प्यारे साथियों लीची की चर्चा जब भी होगी, लीची की चर्चा तो जब भी होगी तब क्या क्या आंसर होएगा? मुजफ्फरपुर होगा। नेक्स्ट 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? अर्थात जनसंख्या की गुणवत्ता कौन निर्धारित नहीं करता है? साक्षरता दर करता है, बिल्कुल। जीवन प्रत्याशा करता है, ये मुद्रास्फीति प्यारे साथी अलग चीज है, ये नहीं करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये भी करता है। तो प्यारे साथियों जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण कौन नहीं करेगा? वो मुद्रास्फीति नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है?
प्यारे साथियों पहले बाजार के बारे में जानते हैं, क्रियाओं के बारे में। क्रिया दो प्रकार के, एक बाजार क्रियाएं होती है, एक गैर बाजार होती है। बाजार मतलब ऐसा कोई चीज़ का हम उत्पादन करेंगे जो मंडी में जाके बेचेंगे, उसका उपयोग दूसरा कोई व्यक्ति करेगा। गैर बाजार मतलब हम उत्पादन करेंगे लेकिन खुद के लिए उत्पादन करेंगे, ऐसी क्रियाएं कौन सी? गैर बाजार कहलाएगी। उम्मीद करते हैं साथियों दोनों क्रियाएं समझे होंगे कि बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है। एक बार फिर से, बाजार क्रियाएं मतलब हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे और वो चीज़ जाके हम मंडी में बेच देंगे, और जब बेचेंगे तो जरूर कोई ना कोई खरीदेगा और उसका उपयोग करेगा। इस प्रकार की पद्धति या फिर इस प्रकार की जो सिस्टम होगी वो बाजार क्रियाएं कहलाएगी। और गैर बाजार कहने का मतलब इसमें भी हम उत्पादन करेंगे लेकिन खुद के लिए उत्पादन करेंगे, ऐसी स्थिति या फिर ऐसी क्रियाएं गैर बाजार कहलाएगी। तो इस पे गैर बाजार पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कौन सी सही होगी इसमें से? राम के पास एक गाय है, बिल्कुल गाय से दूध मिलेगी, ठीक है। उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। देखिए प्यारे साथियों, गाय से दूध मिला और उसका उपयोग स्वयं किया, अभी जस्ट बताए थे। कोई भी चीज़ का हम उत्पादन करेंगे और उपयोग स्वयं कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? गैर बाजार क्रियाएं। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही आंसर, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 46, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा या फिर कौन सा सही नहीं है? प्यारे साथियों नहीं को गौर से देखना है। निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। 46 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो वस्तु होगा और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 साथियों आपके सामने ये रहा, इंग्लिश का प्रश्न है। आप लोग सुने होंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसी से है। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें नाउन दे दिया गया। नाउन आपको जानकारी होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें मटेरियल नाउन मेंशन नहीं किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑनेस्टी है वो किस नाउन का एग्जाम्पल है? प्यारे साथियों जो ईमानदारी होती है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी। नेक्स्ट 48, ये भी इंग्लिश का ही है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है आपका ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें आपको एडजेक्टिव की चुनाव करनी है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव होगा। ऑल मैन मस्ट डाई, पहले प्यारे साथियों डाई जो है आपका मरना, हंसना, जिसमें क्रिया के अंत में ना लगाओ, एक तरह से मतलब वो वर्ब होता है, मरना वर्ब कह सकते हैं। मस्ट जो होता है प्यारे साथियों आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसको मॉडल कहते हैं, ये मॉडल हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा वर्ब, और मैन जो हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा, ऑल जो है प्यारे साथियों यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स मतलब प्यारे साथियों जो पहले लगता है, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स ए के द्वारा बनाया गया है। प्यारे साथियों यदि हम इसमें मान लीजिए ए हटा देंगे तो ये गेंस्ट बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। इसमें ए हटा के कुछ बनाए बी ओ वी होता, कुछ नहीं बनेगा। आर में प्यारे साथियों यदि ए हटा दे तो आर ही मतलब कुछ होता नहीं है प्यारे साथियों। और ए वाक में प्यारे साथियों ए हटा देंगे फिर भी ये एक सेंटेंस या फिर वर्ड बन जाएगा, वाक मतलब जगह या फिर जगह नहीं कहते, वाकअप। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा, अर्थात ए वाक मतलब जगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है क्या कहलाता है? तो वो प्यारे साथियों वो कहलाता है डिंबवाहिनी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, ये डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो ये प्यारे साथियों मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो होता है वो मस्तिष्क होता है, अर्थात ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, प्रोटोकार्डस, ऑर्थोपोडा, मोलास्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। प्यारे साथियों 52 का सही आंसर हो जाएगा मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ अर्थात लसिका के संदर्भ में गलत है? कौन गलत है वो पूछा जा रहा है। लसिका परिवहन का कार्य करती है? नहीं, ये भी गलत। लसिका प्लाज्मा के समान और रंगहीन होता है? नहीं। लसिका आंत या फिर आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है? बिल्कुल नहीं। मतलब तीनों गलत है। तो मतलब ऊपर वाला जो भी है प्यारे साथियों वो सही होगा, मतलब प्रति कथन में से सही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसको गौर से समझिए प्यारे साथियों, नहीं तो अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। प्यारे साथियों ये तीनों गलत है, ठीक है। और ऑप्शन डी में कितनी मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। बिल्कुल ऊपर जो भी है वो सभी सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये सब गलत है। इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा फिर आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है प्यारे साथियों। एक अभिसारी दर्पण है, याद रखना है प्यारे साथियों, जब भी दर्पण या फिर मिरर की क्वेश्चन आए तो याद रखना है जो अभिसारी दर्पण होता है, पहले जो अभिसारी दर्पण होता है आपका, दर्पण की पहले चर्चा करते हैं क्योंकि दर्पण ही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो अभिसारी दर्पण होता है प्यारे साथियों उसको अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखना है। और जो अपसारी दर्पण होता है साथियों उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये याद रखना है कि अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण। और जब लेंस की बारी आएगी तो बस पलट जाती है, तब अभिसारी लेंस को प्यारे साथियों उत्तल लेंस कहते हैं, याद रखना है। और अपसारी लेंस को प्यारे साथियों क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, याद रखना है। दो गो फिर दो गो, अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण। ठीक, फिर अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस और अपसारी लेंस को अवतल लेंस। तो क्वेश्चन आपका है कि अपसारी दर्पण कौन सा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 55 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए 55 में क्या है। 55 में आपका है एक चित्र ओम के नियम प्यारे साथियों, ओम याद रखना V बराबर IR होता है। ठीक, ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। जब भी प्यारे साथियों ओम के नियम आएगी हमें याद रखना है कि जो आमीटर होता है, आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये दोनों याद है तो आपको प्रश्न बन जाएगी। देखिए कुछ मत पढ़िए, नीचे आइए, ऑप्शन नंबर ABCD देखिए, किसमें आमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लिखा हुआ है। आप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए अच्छे से गौर से। एमीटर मतलब ए से दर्शाते हैं को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर V को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्यारे साथियों वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। बस ये याद रखिएगा जब भी ओम का नियम आएगा V बराबर IR, उसमें आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इतना यदि आप लोग को याद रहता तो ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट लेके थे 57, नहीं क्वेश्चन नंबर 56 होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 56 में है साथियों, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग। पहले से प्यारे साथियों हम जानते हैं कि संवेग अर्थात P लिखते हैं, P बराबर mv होता है। ठीक, अब क्या करता है कि द्रव्यमान को 4 गुना, मतलब पहले m था, अब 4 गुना मतलब 4m हो जाएगा। और वेलोसिटी पहले v था और इसको आधा करता मतलब v/2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो वस्तु का संवेग क्या होगा प्यारे साथियों, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये इसको लिख सकते नीचे वाला P बराबर 2mv। देखिए पहला देखिए इसमें P बराबर mv है, इसमें P बराबर 2mv, तो नहीं कह सकते ये इसका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और याद रखना है P बराबर mv होता है, अर्थात संवेग जो होता है मास अर्थात वेलोसिटी का गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत उपकरणों को अतिभारण अर्थात ओवरलोडिंग के कारण लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रक्षा। सीधी सी बात है प्यारे साथियों, चाहे ओवरलोडिंग हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो, इसके लिए हम लोग घर में किसका यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं अपने घर में फ्यूज को। और ये फ्यूज किससे बना होता है, ये फ्यूज प्यारे साथियों टीन और फिर लेड का मिश्र धातु से बना होता है, याद रखना है। टीन और लेड के मिश्र धातु से क्या बना होता है, फ्यूज बना होता है। जो हमारे घर में अर्थात विद्युत उपकरण जो लगी होती है उपकरण, उसमें अतिभारण या फिर लघुपतन अर्थात ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा मुहैया कराता है या फिर सुरक्षा पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 58 किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि बिहार में डैश वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, और ये पूछा जा रहा है कि बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितना राष्ट्रीय पार्क है और कितना टाइगर रिजर्व है। याद रखना है प्यारे साथियों कि बिहार में जो है 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर 13 1 हो जाएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है साथियों आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता कीजिए।
इधर भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है। इधर सूची 2 में कुछ कुछ लिख दिया है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये याद रख सकते हैं कि अभी जो फेमस था कुछ दिन पहले एक गेम था, उसका नाम था पबजी। अर्थात इससे याद रख सकते हैं कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसको हम लोग बांगर कहेंगे। PU से पुरानी, P से बांगर। इतना याद रहता तो ये क्वेश्चन बन जाता। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है बांगर। बांगर की चर्चा जब भी होगी तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की होगी। और खादर नया मतलब युवा, 4 का 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे आप बना सकते हैं। पहले देखिए 3 का 4 किस में है, 3 का 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 3 का 4 सिर्फ और सिर्फ 1 में ही है। यदि ये आपको पबजी याद रहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, तब से बन जाता है। 3 का 4 हो जाएगा, इसी में है। और 4 का 1 भी इसमें है। उसके बाद 1 का 2 हो जाएगा, इससे लगा सकते हैं आप लोग। इसी को प्यारे साथियों कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि आपको कभी कभी तुक्का लग जाती है, यदि 1 भी याद है अदरवाइज 3 ऐसे लग जाती है। और ये 2 का क्या हो जाएगा, घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और नदी दे दिया है और फिर इस नदी का सहायक नदी, मतलब एक मेन नदी होगा, इसमें आके कोई ना कोई नदी मिलेगा, इसी को सहायक नदी कहते हैं। आपका गोदावरी दे दिया, गंगा दे दिया, कृष्णा दे दिया, कावेरी दे दिया। ये सब नदी है और इसकी सहायक नदी कुछ कुछ है। प्यारे साथियों एक एक करके कुछ कुछ हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे प्यारे साथियों पहले हम गोदावरी नदी के बारे में जानें। तो प्यारे साथियों ये जो अपना भारत है, इस प्रकार चतुष्कोणीय आकृति में अपना भारत है। और इस भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक ओर से बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर से अरब सागर और तीसरी ओर से हिंद महासागर, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो कह सकते हैं ये जो अपना भारत है अर्थात प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये दक्षिण में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1645 किलोमीटर है। कोई आपसे 1665 है, 45 गलती से लिख दिया, 1665 होगा साथियों। 1665 किलोमीटर जो लंबाई है वो गोदावरी नदी की है। तो कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई जो है 1665 किलोमीटर है, ठीक। और दूसरी जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और इस गोदावरी नदी को प्यारे साथियों दक्षिण की गंगा कहते हैं। याद रखना है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। अभी आएंगे जब कावेरी बताएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी और दिखेगी। याद रखना है 2 पॉइंट, गोदावरी नदी की लंबाई 1665 किलोमीटर है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक। और इसकी सहायक नदी कई सहायक नदी है, जैसे बेन गंगा है, पेन गंगा है, ठीक है, बेन गंगा हो या फिर पेन गंगा हो, ये सब जो नदी है और बहुत सारी है, बस ये 2 याद रखिए। पेन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। अब गंगा की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को पहले से भी पता होगा गंगा की जो कुल लंबाई है, एक तरह से ये गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और याद रखना अपना बिहार में इस गंगा की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो बिहार में लगभग जितनी नदियां बहती है वो गंगा की सहायक नदी ही है। जैसे कुछ कुछ याद कर लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, महानदी, ये सब बिहार में बहने वाली नदी है और ये सब नदी गंगा की सहायक नदी है। और थोड़ी कृष्णा नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला पूछे तो गोदावरी और दूसरा पूछे तो प्यारे साथियों वो आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। और इसका सहायक नदी के बारे में बात करें, इसकी सहायक नदी में 2-3 नदी है, कोयना हो, बरना हो, पंचगंगा हो। जैसे यहाँ पे कृष्णा नदी का दिया है ना कोयना, ये कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है, ठीक। अब कावेरी नदी बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। जिस प्रकार प्यारे साथियों उत्तरी भारत में अपना गंगा नदी है जिसे सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में प्यारे साथियों ये कावेरी नदी है। इसीलिए शुद्धता के कारण प्यारे साथियों उत्तरी भारत के तहत ही, जिस प्रकार उत्तर भारत में हम गंगा को सबसे शुद्ध नदी मानते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में हम कावेरी नदी को सबसे शुद्ध नदी मानते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसे। याद रखना है दक्षिण की गंगा पूछे मतलब सबसे लंबी है, इसीलिए दक्षिण की गंगा। गोदावरी को कहते हैं जिस प्रकार अपना उत्तरी भारत में एक तरह से गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जिसकी ये लंबाई है 2525, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी। इसीलिए सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहेंगे। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसको कम से कम मिनिमम 4-5 बार आप जरूर बोल लीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम में पूछेगा तो आप कंफ्यूज 110% कर जाइएगा। इसीलिए 4-5 बार अपने मन में बोल के सोच लेना है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी,
ठीक, और कुछ कुछ सहायक नदी। और कावेरी नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें, जैसे हेमावती हो, अमरावती हो, ये सब इसकी सहायक नदी है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और जरूर इसको याद कर लीजिएगा साथियों। यदि ये सब आप याद कर लेते हैं, जरूर आपको एक ना एक प्रश्न इससे आपको दिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का प्यारे साथियों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा इस सबको आप इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो फिर और अच्छे से सही ढंग से आपको पता चलेगी। तो प्यारे साथियों देखिए, अभी जस्ट हम देखे थे, और रहने दीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है गोदावरी और इसकी सहायक नदी। जस्ट अभी चर्चा किए थे, गोदावरी की सहायक नदी जैसे बैनगंगा हो, पेनगंगा हो, तो एक का 3 कह सकते हैं। तो एक का 3 देखिए कौन सा होगा? ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी या डी हो सकता है। ठीक, और गंगा की सहायक नदी प्यारे साथियों 2 का 4, ये दोनों भी हो सकता है। और कृष्णा नदी जस्ट अभी चर्चा किए थे कि कृष्णा नदी का सहायक नदी कोयना हो, बरना हो, पंचगंगा, ये कोयना। तो 3 का 2 मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर बच जाएगा कावेरी, कावेरी की अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 61, 61 नंबर में प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ये ए बी सी। ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में थोरियम, ऑप्शन सी में कोयला और ऑप्शन डी में पेट्रोल। तो प्यारे साथियों कौन सा मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोरियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपका इंग्लिश से है। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। पहले प्यारे साथियों वॉइस होती है 2 प्रकार की, एक एक्टिव वॉइस, एक पेसिव वॉइस। ठीक, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे जो लिखा गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है और सेंटेंस को नीचे 4 ऑप्शन के द्वारा बताया गया है, इसका कौन सा पेसिव वॉइस है? द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। 4 ऑप्शन, द टीचर आर टॉट। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए ही सही है, द टीचर आर टॉट बाय द द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है साथियों, चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। जो नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया, उसमें जो अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? आई वॉज डीपली इफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। यहाँ पे अर्बन है, जस्ट इसका अपोजिट प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूड हो जाएगा, रूड। क्वेश्चन नंबर 64 साथियों, 2 संख्याओं का योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्या होगी। यहाँ पे जो भी चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें जोड़ के देखिए, दोनों संख्या सबका योग 28 है। ठीक, 28 की चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए दोनों का गुणनफल 187, आप गुना कर सकते हैं, 12 गुना 16, 21 गुना 7, 11 गुना 17, 13 गुना 15। इसमें आप देखिए 21 7 184, 13 गुना 15, 5 दिया 15 नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पे 7 है तो नहीं होगा। 6 दुना 12, 7 है, नहीं होगा। 7 एकम 7। प्यारे साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 65 क्या है देखिए, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 घंटे का समय लगे? प्यारे साथियों सबसे पहले मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ जाना है। इसके लिए देखिए चाल कितना है 50 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है 3 घंटा। सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा और समय है 3 घंटा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 50 दिया 150, मतलब 150 किलोमीटर दूरी है। ठीक, आगे देखिए, पहले चाल कितना है 50 किलोमीटर। अब क्या किया, कार की चाल को कितना बढ़ा दिया जाए, मतलब चाल के बारे में पूछ रहा है, चाल को हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ा दिया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 घंटा का समय लगे। ठीक है, अब देखिए हमें दूरी है 150 किलोमीटर और इसमें समय दिया है 2 दूना 4 1 5/2। इससे पहले क्या करते हैं, चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, फिर से चाल बराबर दूरी कितना है 150 किलोमीटर निकाले हैं, समय कितना है 2 दूना 4 1 5/2। तो 5/2 प्यारे साथियों लिख सकते हैं 150 गुना 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, 5 या 15, 30 दूना 60। पहले जो प्यारे साथियों ये चाल था वो 50 था, अब कितना आ गया 60। पहले 50 अब 60, मतलब प्यारे साथियों यदि हम 60 - 50 कर दें तो आ जाएगा 10, मतलब 10 किलोमीटर पर घंटा यदि हम चाल बढ़ा दें। वही पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर, ये कितनी स्पीड हम बढ़ा दें, मतलब चाल बढ़ा दें, मतलब 10 किलोमीटर पर घंटा यदि हम चाल बढ़ा दें तो 2.1/2 घंटा का समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। ठीक, तो इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा कौन सा, 10 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए यहाँ वृत्त है और यहाँ कोई बिंदु है, क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? फिर गलत, हम दो भी खींच सकते हैं। तो बताइए पहला क्या है? गलत। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा या फिर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो उसमें एक वृत्त चैप्टर था, उसमें ये जरूर पढ़े होंगे कि वृत्त के जो भी मतलब स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई हमेशा क्या होती है? समान होती है, मतलब ये दोनों हमेशा बराबर होगी। ये सही है, मतलब एक कथन गलत है, कथन एक सत्य गलत, कथन दो सत्य है, एक असत्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक परिवर्तन एपी 11, 7, 3 के 15 पदों का योग। प्यारे साथियों, अब जब अर्थमेटिक पढ़े होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है SN बराबर, अर्थात कितने पदों का योग? n मतलब 15 पदों का योग। ये फॉर्मूला होगा n/2, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर उस पर ये बैठाएंगे। फॉर्मूला आपका हो जाएगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, कितना पद? 15 पद। S15 बराबर होगा 15/2, 2a मतलब पहला पद 11 है, प्लस n मतलब 15, डी मतलब 7 - 11 मतलब -4। ठीक, अब देखिए 15/2 ये हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस 15 में से जाएगा 14, 14 गुना 4, 14 चौक 56 मतलब -56 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, -56। अब हमें बताइए 15/2 गुना 56 में से 22 जाएगा तो माइनस में आएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 17। अब ये जो 15 गुना -17 आएगा प्यारे साथियों, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 15 दहें 150, 15 7 105, 5 5 2 -255 प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बस फॉर्मूला पे रख देना था SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 साथियों आपके सामने ये रहा। डैश में SER, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। और जब रेटिकुलम पढ़े होंगे दो प्रकार का, एक स्मूथ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े होंगे, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरी, और एक को खुरदरी कहते हैं, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1 मिनट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ, एक स्मूथ। स्मूथ मतलब सिंपल टाइप से ये खुरदरी हो जाएगा। तो ये जानिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। डैश में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों 68 का जो सही आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन में मस्तिष्क, यकृत या फिर वृक्क या फिर अग्नाशय है। 68 का सही आंसर प्यारे साथियों आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? 68 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, यकृत की कोशिका अर्थात लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कॉलम 1 को या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए और सही विकल्प बताइए। इधर कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है। तो आपको पता होगा प्यारे साथियों जो रक्त है तरल संयोजी उत्तक होता है, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद उपकला उत्तक, उपकला उत्तक प्यारे साथियों तो उपकला उत्तक सामने में तो है प्यारे साथियों। उपकला उत्तक जो होता है त्वचा होता है, और जोड़ों की सतह प्यारे साथियों ये उपास्थि होता है। जोड़ों की सतह, हाँ उपास्थि। और तंत्रिका उत्तक जो होता है आपको स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो 1 का 3 हो गया, 2 का 2, 3 का 4। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे दो नाम है व्यक्ति का द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने कौन सी गैस ली थी? जो गैस ली थी उस गैस का नाम प्यारे साथियों 3 गैस लिया था, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। या ये देखिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, मीथेन अर्थात CH4, अमोनिया मतलब NH3। कंफ्यूज नहीं करना है, अमोनिया NH3 और अमोनियम NH4, और लास्ट में हाइड्रोजन लिया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों 71 थोड़ा दिख नहीं रहा है। एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो इसे उतनी ही दूरी x
में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ा था। तो प्यारे साथियों इसको याद रख लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश अनुपात होगा। मान लीजिए प्यारे साथियों पहले कोई ये था R था और इसके 6 भाग में बांट दिया, एक इस प्रकार 6 भाग में, तो बांटेगा तो R बटे 6 होगा, फिर R बटे 6 कितना बार 6 बार, और जब भी समांतर क्रम में होता है तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 मतलब R बटे 6 हो जाएगा। इस प्रकार 6 बार जोड़ेंगे, सबको जब जोड़ेंगे तो 6 ऊपर चल जाएगा प्यारे साथियों, और ये 6 बार जुटेगा। कितने बार 6 बार, 6 बार जुटेगा तो एलसीएम R होगा और ऊपर 6 + 6 + 6 6 बार होगा, 6 × 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 बटे R डैश बराबर हो जाएगा 36 बटे R। तो प्यारे साथियों R इधर कोना कोनी गुना कर देंगे, R बटे R डैश बराबर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस माध्यम में, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हाँ, किस माध्यम में सबसे तेज ध्वनि का, हम जानते हैं सबसे तेज जो ध्वनि चलती है, गति चलती है प्यारे साथियों, वो चलती है ठोस में। ठोस यहाँ पे कौन सा है, वायु नहीं है, पानी नहीं है, निर्वात में स्टील जो प्यारे साथियों वो ठोस है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 74, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। जस्ट हम चर्चा अभी किए थे कुछ देर पहले। दक्षिणी गंगा की जब भी चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, ठीक है, तो गोदावरी होगा दक्षिणी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण गंगा का गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2, एक में है वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा में है राज। ये कोयना, इतुर नगरम, सरिस्का या फिर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस किस राज्य में है। तो याद रखना है प्यारे साथियों, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको याद आपको होगा भी। कोयना जो होती है आपका कोयना, वो कोयना कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा आपका कोयना, महाराष्ट्र में। और इतुर नगरम जो होगा वो तेलंगाना में होगा, ठीक। और जो सरिस्का होगा, ये सरिस्का राजस्थान में पड़ता है, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में ये है। तो आप ऑप्शन खोज लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे। सबसे पहले ये सुनिए कि जयराम दास दौलतराम ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ये तीनों बात ठीक है। अब जिस समय राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम को जो राज्यपाल था वो कौन था, नित्यानंद कानून था। और बिहार में अब तक कुल मिला के 8 बार, कितनी बार, 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और दूसरी बात, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा, मेन बात ये भी है। सबसे पहले प्यारे साथियों जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था कब, 29 जून, वो प्यारे साथियों डेट था, याद आ गया, वो था 29 जून 1968 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 77, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। प्यारे साथियों हो जाएगा सी, सामंत अर्थात नाइट। क्वेश्चन नंबर 79, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों ये जो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल है वो किस राज्य में, तो वो है आपका राजस्थान में, जिसकी राजधानी जयपुर। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों जो शेख निजामुद्दीन औलिया है इसकी दरगाह कहाँ है, तो वो है दिल्ली में प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, तो वो प्यारे साथियों किस शहर में है, वो हो जाएगा बेंगलोर। और प्यारे साथियों याद रखना जो अपना इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई, तो याद रखना अपना स्वतंत्रता के दिन अर्थात 15 अगस्त 1969, दिन याद रखना है 15 अगस्त, और कब 1969 इसरो की स्थापना हुई है। और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है, बेंगलोर में है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, सोना नहीं, हीरा, वायु। प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा वायु जो मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही, मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पहले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे ज़्यादा जो होता है पोटासियम का होता है, उसके अनुसार ये घटते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक। तो a का मान क्या नहीं होगा,
प्यारे साथियों ए का मान 0 नहीं होगा। यदि ए का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ bx बचेगा, तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, इसीलिए ए बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, तो उस वर्ष के अंत में कितनी, सीधे 10,000 कर देंगे प्यारे साथियों, और कितनी वार्षिक है तो सीधे 7.5/100 कर देंगे। ठीक है, 100 1 0 आएगा, 3 0 यहाँ बचेगा, 3 0 3 0 खत्म, 75 गुना 10 सीधे 750 हो जाएगा ब्याज सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 86, tan a बराबर 1/2, हम जानते हैं tan बराबर p/b होता है, लंब बटे आधा, cos a बराबर होता है b/h, तो b कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे दिया है, h होता है अंडर रूट p² + b², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब 2/√5, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुआ तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है मीराबाई और ओबेसिए यही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हो पाया है? वो हुआ था प्यारे साथियों पुडलिंग प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 89 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन, किसका विभाजन प्यारे साथियों, यहाँ पे बंगाल विभाजन की बात कर रहा है, 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो वो था दिवस प्यारे साथियों राखी दिवस। क्वेश्चन नंबर 90, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो वो था प्यारे साथियों 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जल के अणु में बंध की प्रकृति, तो जल मतलब H2O, H में हाइड्रोजन बंद, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्यारे साथियों 92, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी? समावयवों की संख्या प्यारे साथियों इसमें 5 होगा, याद रख लेना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण प्यारे साथियों He हीलियम 2 4 से लिखते हैं, ये द्विआवेशित हीलियम आयन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें याद रखना है कि 4 - 2 2 इसमें न्यूट्रॉन होता है, सॉरी प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 94, वह फील्ड की तालिका अर्थात टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे साथियों कहते हैं प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? संरक्षित होगा, राजवन भी है, आरक्षित है और वर्गीकृत वन नहीं है, प्यारे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 97, ये करंट अफेयर का है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का क्या नाम था? वो था प्यारे साथियों रैम्पजे। 98, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वो था प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी गोटबायो राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 99 प्यारे साथियों 99 है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? वो था आपके प्यारे शशि थरूर। 100, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल प्यारे साथियों वो नाग है। थोड़ी सी चर्चा कर ले, निर्भय जो है प्यारे साथियों, ये निर्भय, ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, और T-90 ये रसिया के द्वारा बनाया गया प्यारे साथियों टैंक है जो भारत भी इस्तेमाल करता है, और S-400 हो, S-500 हो, S-300 हो, ये भी रसिया के द्वारा बनाया गया है, इसे भारत खरीदा है रसिया से, और ये एक तरह से प्रणाली है, इससे रॉकेट निकल के अटैक किया जाता है। यदि आप 400, 300, 500 किलोमीटर दूर भी हैं तो आपके पास जिस प्रकार की क्षमता है उतना दूर तक अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास S-500 है, यदि कोई भी मिसाइल आपके पास 500 किलोमीटर दूर से आ रहा था, आप वहाँ 500 किलोमीटर दूर ही उस मिसाइल को मार सकते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये जो आपका एग्जाम हुआ था 7/8/2024 को बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न थे। इस 100 प्रश्नों को हम अच्छे से डिस्कशन कर दिए हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी समस्या होती है आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। दूसरी बात, आपको इस 100 प्रश्न में कितना प्रश्न बन गया है आप जरूर ये भी मेंशन कीजिएगा। और तीसरी बात, यदि आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, जरूर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे विभिन्न प्रकार की पूछे हुए प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस को इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे, और विभिन्न प्रकार के रेफरेंस बुक से भी जो भी क्वेश्चंस होगी वो क्वेश्चंस को भी इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं हर एक प्रकार की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और हर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में साथियों यहीं तक, आने वाले तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।